अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। माकूल वाले सबक के अंदर हमने पढ़ा था क्लास 11th का कहकशां हिस्सा अव्वल का चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था, जो मजमून और सैयद हामिद साहब के बारे में और उसके बाद उनका लिखा हुआ शाह लतीफ़ ये मजमून जो था उसको हमने माकबूल वाले सबक में पढ़ा था। तो आज उसी का हम सवाल और जवाब देखने वाले हैं। आज के वीडियो के अंदर आप बताइए के अंदर तकरीबन 6 सवाल दिए गए हैं, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर 5 सवाल दिए गए हैं, उसको भी हम इसके बाद हल करेंगे। तो चलिए बेला ताखिर आज का सबक, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करना न भूलें, चूँकि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं और वो अपनी तैयारी बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो क्यों ना उन तक ये वीडियो जल्दी से पहुंच जाए और वो अपनी तैयारी जितना जल्दी हो सके वो अपनी तैयारी कर लें, ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर वो अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ सके। समझ रहे हैं ना? जाहिर सी बात है, जो किताबें बिहार बोर्ड में चलती हैं और जो निसाबें जो बिहार बोर्ड का जो साइट है जो वहाँ पे अपलोड किया गया बिल्कुल उसके मुताबिक पढ़ाई जा रही है, और कुछ बाद में एडवांस लेवल का भी पढ़ाया जाएगा। तो आप इतना तो यकीन रखिए कि इसके अलावा कहीं से सवाल बनने वाला नहीं है। बस आपको बस इतना ज़हन में होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है, और याद रखने की कोशिश करें कि इस चैप्टर में इतने सवाल दिए गए हैं और उसके अंदर उसके जवाब ये हैं। समझ रहे ना? और ये उस वक्त ही मुमकिन हो सकता है जब आप हमसे जुड़ेंगे, रोजमर्रा जो आपको सबक दिया जा रहा है याद करेंगे, रोज याद करेंगे। आज का काम अगर कल पे टाल दिए तो फिर कल का भी तो काम होगा। इस वजह से आप परेशान हो जाइएगा। जो भी सबक आपको मिलता है फिर फौर उसको आप देखिए, उसको याद कीजिए और फिर गाहे बगाए उसका रिवाइज करते रहिए। तब देखिए कैसे नहीं आपको कामयाबी, कैसे कामयाबी आपको नहीं मिलती है ये फिर आप सोच भी नहीं सकते। यानी कामयाबी का मिलना यकीनी है, तय है। समझ रहे हैं? तो चले शुरू करें। तो चलिए जल्दी जल्दी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है, आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, वरना तो फिर ये आपकी बातें हैं। हमारा जो काम है हम तो अपना काम करके अब तक चले जाते हैं, आपका जो काम है वो आपके हवाले है। समझ रहे हैं ना? चलिए, अब ये नहीं कि जबरदस्ती लाइक करवाया जाए, जबरदस्ती शेयर करवाया जाए, जबरदस्ती सब्सक्राइब कराया जाए। ये ऐसा कोई उसूल और ऐसी कोई तरतीबें नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? आप जब इस वीडियो से, जब इस सबक से जब मुतमईन होंगे तभी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से एक फायदा ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे इस क्लास की तैयारी कराई जा रही है, तो उन तक ये वीडियो पहुँच जाती है। तो उनको क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा दिल में खुशी होती है कि हम इतने दिन से क्या कहते हैं, इतने दिनों से हम इधर उधर भटक रहे थे, हमको कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था, तो चलो आज हमको मिल गया। समझ रहे ना? और यहाँ पे जो तरीके से पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे शायद ही कोई उस तरह से पढ़ाता है। समझ रहे ना? शायद ही कोई उस तरह से पढ़ाता है, वरना क्या करेंगे चैप्टर का बस उसके अंदर क्या, जो जैसे कि सैयद हामिद साहब के बारे में पढ़ाना है तो सैयद हामिद साहब कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ कराने वाले थे, कब पैदा हुए, आए बस इतना बात बोल के चल दिए, हो गया बात खत्म, बात क्लोज हो गई। समझ रहे हैं? लेकिन उसके अंदर और भी क्या वर्ड है, क्या वर्ड मीनिंग है, क्या उसके अंदर के शब्दार्थ है, हुरूफ क्या, अल्फाज क्या है, वो सारी चीज़ें जब हम अपने सामने किताब खोलकर बैठते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका उर्दू रीडिंग स्किल जो होता है बहुत कमज़ोर होता है, तो उसकी वजह से वो उसको पढ़ भी नहीं पाते हैं। जब नहीं पढ़ पाते तो खाली तकरीर सुनने से कुछ ही होगा। समझ रहे हैं ना? तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए हमने इस तरह से कदम उठाया है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको फ़ायदा हो सके, ऐसा काम किया जाए जिससे आपको अच्छी तरीके से फ़ायदा हो सके। समझ रहे हैं? इसीलिए हमने ये तरीका अपनाया है, सबों से अलग अपना एक तरीका हमने चुना है। समझ गए? चलिए, बहरहाल ये बातें थी जो हमने आपको बता दिया, बाकी आप तो खुद समझदार हैं जे कहाँ पे कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल में देखेंगे
सैयद हामिद साहब कहाँ पैदा हुए। क्या पूछा कि सैयद हामिद साहब कहाँ पैदा हुए, तो उसके जवाब में जिक्र किया सैयद हामिद साहब फैजाबाद में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? फैजाबाद में सैयद हामिद साहब पैदा हुए। उसकी बात करते हैं उनकी एक तसनीफ का नाम बताइए। तसनीफ का मतलब होता है लिखी हुई किताब। क्या होता है? लिखी हुई किताबें। तो उसका एक नाम बताइए, तो उसके जवाब में जिक्र किया उनकी एक मशहूर तसनीफ आजमाइश की घड़ी है। यानी इन्होंने एक किताब तसनीफ की थी, लिखी थी, जिसका नाम था आजमाइश की घड़ी। वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई, उसी को आपके दरमियान लिखा गया है। आजमाइश की घड़ी क्या है बाबू? आजमाइश की घड़ी। समझ गया? सवाल नंबर 3 कहता है क्या वो अलीगढ़ के वाइस चांसलर भी थे? तो उसके जवाब में जिक्र किया हाँ, वो जून 1980 ईस्वी में अलीगढ़ के वाइस चांसलर भी बनाए गए थे। कहा? अलीगढ़ 1980 ईस्वी के अंदर अलीगढ़ के वाइस चांसलर भी बनाए गए थे। और आपने इनके बारे में पढ़ा कि अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा तरक्की की है ना कि वहां तक ज़हन तस्वुर भी नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है ये अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की की है। तो उसकी वजह भी यही थी कि ये शुरू से क्या थे, ये ज़हीन भी थे और पढ़ाई के अंदर अपना जितना भी वक्त लगा पढ़ाई के अंदर ये सर्व करते रहे। समझ गए ना? यानी लहू लईब के अंदर इधर उधर के कामों में, इधर उधर की बातों में इन्होंने अपने वक्त को नहीं गवाया। इसी वजह से ये जिंदगी में बहुत ऊंचे ऊंचे मकामात हासिल किए। यहाँ तक कि सिविल सर्विस के अंदर भी इन्होंने कामयाबी का झंडा लहराया और उसके अंदर भी ये क्या होता है, तरक्की करके सबसे ऊंचे ओहदे पे चले गए। समझ रहे? जैसा कि चैप्टर में आपने पढ़ लिया है। तो बहरहाल ये तीसरा नंबर सवाल में पूछा है, तो उसके जवाब यहाँ जिक्र कर दिया गया। सवाल नंबर 4 कहता है नाकामियों और नाअहलियों को भूल जाओ और अपनी कामयाबियों और कारगुजारियों को याद रखो। ये बात किसने कही थी? तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि नाकामी और नाअहलियों को भूल जाओ। देखिए जिंदगी अगर आप जी रहे हैं ना, तो जिंदगी के अंदर बहुत तरह के पहलू आएंगे। समझ रहे हैं ना? कभी कामयाबी, कभी नाकामी, कभी खुशी, कभी गम, कभी हंसी, कभी रुलाई। ठीक है ना? यानी इस तरह से हजारों मुसीबतें आपके पास आएंगी, लेकिन सबसे बेहतर और ताकतवर इंसान जो होता है ना, इन तमाम को झेल कर, इन तमाम से लड़कर वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेता है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि नाकामियों और नाअहलियों को भूल जाओ और अपनी कामयाबियों और कारगुजारियों को याद रखो। ये बात किसने कही थी? तो उसके जवाब में जिक्र किया माहिरीन नफ्सियात ने कही थी। यानी माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि नाकामियों और नाअहलियों को भूल जाओ, समझ रहे हैं, और अपनी कामयाबियों और कारगुजारियों को याद रखो। कारगुजारी का मतलब क्या होता है? तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, आप रोज क्या कीजिए, अपनी कारगुजारी कीजिए। यानी कि उसको आप कहते हैं उर्दू में मुहासबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुहासबा। यानी कि आपको अपना मुहासबा करते रहना चाहिए कि आज हमने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा। समझ रहे ना? अगर कुछ नया सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा है तो फिर हर दिन ये नया सीखने के प्रयास करें, नया सीखने की कोशिश करें। तभी जाकर फिर क्या होगा कि आप अपनी जिंदगी में सबसे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। नहीं तो फिर ये जिंदगी इतनी कठिन है ना कि, और ये जिंदगी के उलझनात इतने ज्यादा है ना कि इसके अंदर जो भी पड़ जाता है ना, तो हर किसी की बस की बात नहीं होती है कि जिंदगी के जंगल से बाहर निकल जाए, उसको रास्ता ही नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं? तो जो वक्त मिले तो आप बेहतरीन तरीके से उसको गुजारिए और हर दिन नया सीखने की कोशिश कीजिए। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। शायर लतीफ में बहरे ज़खार, ज़खार किसको कहा गया है? देखिए यहाँ पे एक लफ्ज आएगा बहरे ज़खार, ज़खार कहिए, ये ज़खार, ठीक है ना? बहरे ज़खार किसको कहा गया है? तो उसके जवाब में जिक्र किया बहरे ज़खार से मुराद ये वसीओ अरीज जमीन है। क्या है? ये वसीओ अरीज जमीन है जहाँ पे इंसान की वजूद इन अशरफुल मखलूकात की सूरत में है। समझ रहे ना? यानी बहरे ज़खार से मुराद जो है ये वसीओ अरीज जमीन है, ये दुनिया है जहाँ पे इंसान जो है अशरफुल मखलूकात की सूरत में यहाँ पे जिंदगी बसर कर रहे हैं। समझ गए? सवाल नंबर 6 कहता है सैयद हामिद क्या कभी अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर भी रहे हैं? तो उसके जवाब में जिक्र किया 1986 ईस्वी से 1991 ईस्वी तक
अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर भी रहे हैं। यानी कि 1986 ईस्वी से लेकर 1991 ईस्वी तक ये सैयद हामिद साहब जो थे अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर भी रहे हैं। समझ गए? तो ये रहा आपके दरमियान 6 सवालात और उसके जवाब। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे हम मुख्तसर गुफ्तगू को हल कर लेते हैं। मुख्तसर गुफ्तगू का पहला सवाल ये है, शाह लतीफ़ की तारीफ़ कीजिए और उसकी 2 मिसालें दीजिए। शाह लतीफ़ के बारे में आपने तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, बहुत ज़्यादा पढ़े हैं कि शाह लतीफ़ क्या चीज़ है। और शाह लतीफ़ जिस इंसान के अंदर नहीं रहता है तो फिर वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर फ़ैसले करने में वो गलती कर बैठता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कहता है शाह लतीफ़ की तारीफ़ कीजिए और उसकी 2 मिसालें पेश कीजिए। शाह लतीफ़ से न फ़िक्र की लताफ़त मुराद है, न अतवार की नफासत, बल्कि शाह लतीफ़ दरअसल तनासुब के एहसास का दूसरा नाम है। तनासुब कह लीजिए, मुताबकत कह लीजिए, बराबरी कह लीजिए। तो ये तनासुब के एहसास का दूसरा ही नाम क्या होता है बाबू? शाह लतीफ़ होता है। समझ गए? शाह लतीफ़ ही बाशऊर इंसान को बात की तह तक पहुँचाने में मुआविन होता है, वरना इंसान के जो इस क्या कहते हैं हवासे खामसा, जो इस खमसे दिमाग की तरफ हज़ारों लाखों तासुरात और पैगामात भेजते रहते हैं, गरीब दिमाग उनके हुजूम से घबरा जाए, ये एहसास तनासुब ही है जो हज़ारों पैगामात में से सही और मुफीद को मुंतखब करने की तरफ रुजू और रहनुमाई करता है। इस तरह शाह लतीफ़ अहम और गैर अहम, ज़रूरी और गैर ज़रूरी, नेक और बद, हुस्न व कबीह की तमीज़ सिखाता है। यानी कि क्या कहते हैं शाह लतीफ़ जो होता है सही गलत, क्या कहते हैं कबीह और इसी तरीके से बदसूरत, इन तमाम चीज़ों के अंदर फ़र्क करना, तमीज़ करना, ये कौन सिखाता है? शाह लतीफ़ ही सिखाता है। समझ गई बात? समझ गए बात को? तो उसी को यहाँ पर कहा है शाह लतीफ़ की तारीफ़ कीजिए और उसकी 2 मिसालें पेश किए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी मिसालें हो गई कि शाह लतीफ़ क्या करता है भाई, तो नेक और बद के दरमियान फ़र्क पैदा करता है। उसके बाद फिर क्या करता है? हुस्न व कबाह की तमीज़ सिखाता है। समझ गए? सवाल नंबर 2 कहता है कि सैयद हामिद की नसर की 2 खूबियों को शाह लतीफ़ की रोशनी में वाज़े कीजिए। जवाब में कहता है सैयद हामिद की नसर मंतिकी, वाज़े और शगुफ्ता है। अपनी मतीन, नरम और संजीदा अंदाज में पेश करते हुए उनका तर्ज इस्तिदलाल और मारूज़ी होता है। वो क्या कहते हैं, वो दलीलों और सामने के मिसालों का खूब इस्तेमाल करते हैं। उनकी दलीलों और मिसालों में उनके वसी और गहरे मुताले का मुशाहदा मिलता है। उनकी तहरीर में इस्लाही तर्ज फ़िक्र और दर्दमंदी का जज्बा मौजूद होता है। क्या कहा? सैयद हामिद की नसर की वजूद की खूबियों को शाह लतीफ़ की रोशनी में वाज़े कीजिए। तो जाहिर सी बात है ये जो भी लिखते हैं और उसके बाद जो भी ये चीज़ें, मतलब जो भी नसर लिखते हैं और जो भी चीज़ें ये लिखते हैं, मजमून वगैरह लिखते हैं, तो उसके अंदर बहुत बारीकबीनी से वो काम लेते हैं और उनकी लिखावट के अंदर, उनकी तहरीर के अंदर ये होता इस्लाही तर्ज फ़िक्र भी होती और दर्दमंदी का जज्बा भी नज़र आता है उनकी तहरीर के अंदर। समझ रहे हैं? उसी को यहाँ पे ज़िक्र किया है। आगे बात समझ में? सवाल नंबर 3 कहता है कि सैयद हामिद ने शाह लतीफ़ को छोटी नहर क्यों करार दिया है? तो इसका जवाब सुनिए। सैयद हामिद का तर्ज इस्तिलाल निहायत मंतकियाना है और वो अपनी बात को निहायत उम्दा तौर से बयान करते हैं। जाहिर सी बात है इल्म इतना ज़्यादा था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। शाह लतीफ़ यानी एहसास तनासुब को एक छोटी नहर करार देते हुए वो लिखते हैं कि शाह लतीफ़ को नाजुक न समझिए, इसमें बहुत जान है, इसे नहर समझिए। ये नहर उसी सरचश्मा से निकली है जहाँ से बड़ी बड़ी नदियाँ फूटी है। समझ रहे हैं ना? उसी चश्मा से निकली है जहाँ से बड़ी बड़ी नदियाँ फूटी है, जहाँ से बड़ी बड़ी नदी निकली है। तो शाह लतीफ़ को छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान को सैराब करती है, उसे तनावर दरख्त बनाती है, उसकी शख्सियत को परवान चढ़ाती है और एहतसाबात के कसर के लिए इम्कानात के दरवाज़े खोल देती है। ज़ाहिरन ये एक छोटी सिफत है, लेकिन इंसान की किताबी ज़िंदगी की शिराज़ा बंदी का सामान फराहम करती है। यानी कि इंसान की किताबी ज़िंदगी की एक शिराज़ा तो है, ये एक छोटी सी सिफत तो है ये है। ज़ाहिरन देखा जाए तो शाह लतीफ़ एक छोटी सी सिफत है, लेकिन इससे क्या होता है कि इंसान की किताबी ज़िंदगी जो होती है
वो काफ़ी वसी और उसी तरीके से इसकी किताबी ज़िंदगी के हवाले से इसके ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा गहराई और गहराई भी हो जाती है। समझ रहे हैं? यानी शाह लतीफ़ उसी बंदे के अंदर आता है जिसके अंदर इल्म जो हो वो कुट कुट कर भरा हुआ हो, इल्म का वो समुंदर हो, उसी बंदे के अंदर शाह लतीफ़ आ सकता है। समझ गए ना? उसी को कहा कि सैयद हामिद ने शाह लतीफ़ को छोटी नहर क्यों करार दिया है, तो इसलिए करार दिया कि एक छोटी नहर तो ज़ाहिरन तो है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी नदियाँ क्या हुई है, फूटी है। समझ गए ना? और ये वो शाह है, और शाह लतीफ़ वो चीज़ है कि जिस बंदे के अंदर आ जाए ना, तो समझ लीजिए उसकी पहचान ही कुछ और होती है, उसकी सिफ़ात ही कुछ और हो जाते हैं। आगे बात समझ में। सवाल नंबर 4 कहता है कि ज़िंदगी के सहारा में इंसान क्यों भटकता रह जाता है, उसके बारे में बयान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ज़िंदगी के सहारा में इंसान इसलिए भटकता रह जाता है, इंसान के लिए तनासुब का एहसास यानी शाह लतीफ़ बेहद ज़रूरी वस्फ़ है। अगर ये नहीं होगा तो हर कदम पर ठोकरें खाएगा और ज़िंदगी के सहारा में भटकता रह जाएगा, क्योंकि ये दुनिया इतनी वसी और ये ज़िंदगी इतनी पेचीदा है कि हर कसो नाकिस को मंजिल मकसूद की तरफ रहनुमाई नहीं मिलती है। अक्सर लोग दुनिया की दिलचस्पियों और लज्जतों में मुब्तला होकर तन आसानी और आराम तलबी, ऐशकोशी वगैरह के शिकार हो जाते हैं। अगर शाह लतीफ़ की रहनुमाई और यावरी न मिले तो फ़र्द की शख्सियत का इर्तिक़ा मुमकिन नहीं होता है। यानी कि हर एक इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो, ये आसानी हो, तन आसानी हो, यानी कि उसका बदन आसानी खोजता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन जिस बंदे के अंदर शाह लतीफ़ नहीं होता है तो ये दुनिया की लज्जतों के अंदर और दुनिया की आसानियों के अंदर पढ़कर वो अपनी ज़िंदगी को क्या कर लेता है, ख़राब कर लेता है। उसी चीज़ को यहाँ पे कहा है। समझ रहे हैं ना? कि जिस बंदे के अंदर अगर शाह लतीफ़ ना हो तो वो इंसान ज़िंदगी के सहारा में यानी जंगल में घूमते फिरते रह जाएगा। समझ रहे हैं ना? यानी वो भटकते रह जाएगा, वो सही राह कभी भी उसे दिखाई नहीं दे सकती है। शाह लतीफ़ के बिना कभी भी वो सही राह पे नहीं चल सकता है। समझ गए? तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू का सवालात। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।